नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 35 बहुउपयोगी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद आज से नई दिल्ली में। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों की संख्या 101 हुई। सरकार ने लोगों को अनावश्यक यात्रा और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड टीके कोवोवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दी। दिल्ली में छठी और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल आज से फिर खुले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के राउंड रॉबिन मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। और स्पेन में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंता बढ़ी है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दोपहर 12 बजे के आसपास गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी रेलवे ग्राउंड रोजा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सड़क परिवहन में लगने वाले समय को कम करेगा। 596 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूदापुर डांडू गांव तक जाएगा। ये मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरेगा। पूरी तरह बन जाने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि और पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। गोवा मुक्ति दिवस हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री गोवा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें अंगवाद किला कारागार संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, नए दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दाबोली नावेली में गैस इंसुलेटेड उप केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश में 35 बहुउपयोगी लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी। इन पर कुल 50,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मुंबई में कल राजमार्ग परिवहन और लॉजिस्टिक्स में निवेश अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि ये पार्क माल ढुलाई तथा वितरण और भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा इनमें सीमा शुल्क मंजूरी और प्रौद्योगिकी सेवाएं भी होंगी। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय अगले 2-3 वर्ष में 7 लाख करोड़ रुपए मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कार्यान्वित करेगा।
भारत मध्य एशिया संवाद आज नई दिल्ली में शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के इस संवाद की मेजबानी करेंगे। किर्गिज गणराज्य के विदेश मंत्री रसलान कजाकबायेव और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मोहरिद्दीन कल नई दिल्ली पहुंचे। श्री मोहरिद्दीन आज डॉक्टर जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और कल भारत मध्य एशिया संवाद में शामिल होंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव और कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिले उर्बदी आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस तीसरे वार्षिक संवाद में भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध और मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान राष्ट्रीय एकता गीत जारी किया। इसकी संगीत रचना राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों ने 22 भाषाओं में की है। ये गीत राष्ट्रीय अखंडता को समर्पित है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी का इतिहास गौरवशाली रहा है और इसने ऐसे कई सपूत दिए हैं जिन पर राष्ट्र को गर्व है। उन्होंने कहा कि एनसीसी के कैडेट रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अन्य लोगों ने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे रक्षा क्षेत्र में बढ़ती संभावनाओं और भारतीय उद्योग के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। देश में अब तक 136 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 82 करोड़ 41 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 17 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल शाम 7 बजे तक 55 लाख 98 हजार से अधिक टीके लगाए गए। सरकार ने कहा है कि देश के 11 राज्यों में अभी तक ओमिक्रॉन के 101 मरीज सामने आए हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सबसे अधिक संक्रमित मरीज महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में पाए गए हैं। अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन ए डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोप और विश्व के अधिकांश भागों में तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि इसे देखते हुए अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए। Time to avoid non-essential travel. Number 1, mass gatherings. Second, and number 3, time to observe low-intensity festivities, and ushering in the new year is to be very low intensity. So these are the 3 important points that I want to say. The next is that those districts which are more than 5% test positivity rate need to ensure restrictive measures. नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत सरकार ने ओमिक्रॉन का संक्रमण रोकने के लिए देश में आने वाले यात्रियों पर रोक लगाई है और निगरानी रखी जा रही है। महाराष्ट्र में कल 8 लोग कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। राज्य में अब ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #Ask AIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवोवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। संगठन के अनुसार इस फैसले से कम आय वाले देशों में और अधिक लोगों को वैक्सीन देने के प्रयास में तेजी आएगी।
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि कोविड के विरुद्ध संघर्ष में ये एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की केरल यात्रा 21 दिसंबर से शुरू हो रही है। 4 दिन की इस यात्रा के दौरान वे पहले दिन कासरगोड में केंद्रीय केरल विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 22 दिसंबर को कोच्चि के नौसेना अड्डे पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री कोविंद 23 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में पूजापुरा में पीएन पाणिकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा पीएन पाणिकर फाउंडेशन ने तैयार की है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने रक्षा संबंधी तैयारियां कैसे सुदृढ़ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि वर्तमान सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबी होने का महत्व समझती है और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए लगातार ठोस उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र की रक्षा क्षेत्र से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। आजादी पर कही हुई एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद आ रही है जिसे कभी एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम इन एनी केस इज ओनली पॉसिबल बाय कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग फॉर इट। यानी फ्रीडम केवल पा लेने भर की चीज नहीं, केवल अर्जित कर लेने भर की चीज नहीं है, बल्कि पाने के बाद बनाकर रखने की भी चीज है और जिसके लिए हमें लगातार और बराबर प्रयासरत रहना होता है। और अगर गौर से सोचें तो एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए सही मायनों में आजादी का अर्थ होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक और रक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने की पूरी क्षमता रखता हो। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्र के हित में हमेशा साहसिक निर्णय लिए हैं। सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और संभावित चुनौतियों से निपटने में आधुनिक प्रणाली से सुसज्जित करना नरेंद्र मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के तहत आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का निर्माण किया गया है। अभी हाल में ही भारत और रूस के बीच देश में ही 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण के संबंध में समझौता हुआ है। वहीं सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में किए गए अन्य सुधारों में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना और कुछ परिस्थितियों में रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 100% तक बढ़ाया जाना शामिल है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत पूर्णतः रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। सरकार 50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 35 बहुउपयोगी लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद आज से नई दिल्ली में। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों की संख्या 101 हुई। सरकार ने लोगों को अनावश्यक यात्रा और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड टीके कोवोवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दी। दिल्ली में 6ठी और उससे ऊपर की कक्षा के लिए स्कूल आज से फिर खुले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के राउंड रॉबिन मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया और स्पेन में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। काशी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, जिसकी दिव्यता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। इस मंदिर की भव्यता को और भव्य बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इस महत्वाकांक्षी योजना की इमारतें अब अपने स्वरूप में आने लगी हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास 50,200 वर्ग मीटर में 339 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। भव्य आनंद वन में सुरक्षा, म्यूजियम, फैसिलेशन सेंटर, वाराणसी गैलरी, मुमुक्ष जैसे 24 भवनों का निर्माण हो रहा है। मंदिर चौक प्रांगण का विस्तार हो रहा है, जिससे सावन और महाशिवरात्रि जैसे महापर्वों से इस प्रांगण में एक साथ 5,000 भक्त खड़े हो सकेंगे। ये सूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रसारित। पंजाब लोक कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में 2022 की विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की। श्री शेखावत पंजाब भाजपा के प्रभारी हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कल नई दिल्ली में श्री शेखावत के साथ विधानसभा चुनाव से पहले की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन पक्का है और सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत जारी है। कैप्टन ने कहा कि जीत की संभावना के आधार पर सीटों के बंटवारे का फैसला किया जाएगा। हम बिल्कुल तैयारी में हैं, 100% हम जीतेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा, हमने सीट टू सीट बेसिस देखेंगे। विनेबिलिटी हमारा क्राइटेरिया है और जो विनेबिलिटी है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, पूरी तगड़े तरीके से हमारी पार्टी सपोर्ट करेगी और वही वाइस वर्सा वो हमारे लोगों को सपोर्ट करेंगे। श्री शेखावत ने भी कहा कि पंजाब लोक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पहले ही इस बात का संकेत दे चुके हैं कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और आज इस हमारी साथ हुई वार्ता के बाद में मैं कह सकता हूं कि तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के साथ अगले वर्ष फरवरी-मार्च में होने की उम्मीद है। वायु प्रदूषण के कारण लगभग 1 महीने तक बंद रहने के बाद दिल्ली के स्कूल आज छठी और ऊपर की कक्षाओं के लिए फिर से खुल गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं के लिए आज से स्कूल खोले जाने की अनुमति दी थी। आयोग ने दिल्ली सरकार को वायु गुणवत्ता सूचकांक और सर्दी की छुट्टियों पर विचार करते हुए कक्षा 5 तक के लिए ऑफलाइन कक्षाएं 27 दिसंबर से शुरू करने का निर्देश दिया है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने राउंड रॉबिन मैच में पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 3-1 से करारी शिकस्त दी। भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 2 और आकाशदीप ने 1 गोल किया। स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस टूर्नामेंट में अब भारत के 2 पदक पक्के हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। अठारह दिसंबर गरिमेला सत्यनारायण की पुण्यतिथि है। गरिमेला सत्यनारायण कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुआ था। उन्होंने आंध्र के लोगों को देशभक्ति के गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध प्रेरित और एकजुट किया। जब महात्मा गांधी ने लोगों से नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की तो गरिमेला पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध गीत माकोड्डी तेल्ला डोरा टानामू लिखा, जिसके लिए उन्हें 1922 में 1 वर्ष की जेल की सजा हुई। गांधी टोपी पेट्टी पाठाशालలోకి రావొద్దంటాడు, రాట్నం బడిలో పెట్టవొద్దంటాడు, టోపీ తీసి వీపులు బాదుతాడు, అయ్యో రాజా ద్రోహమంతా రాట్నంలో ఉందంట మాకొచ్చి దొరతనము। जेल से रिहा होने के बाद वे गांवों में गीत गा गा कर आंदोलन में भाग लेते रहे। इसके लिए उन्हें 2.5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। गरिमेला के जेल में रहने के दौरान उनके परिजनों का निधन हो गया।
कई वर्ष अत्यधिक गरीबी में बिताने के बाद 18 दिसंबर 1952 को गरिमेल्ला का निधन हो गया। आकाशवाणी की ओर से उन्हें शत शत नमन। आज हम महान नेता वी वेंकट सुब्बा रेड्डियार का भी स्मरण कर रहे हैं। वे उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पौंडीचेरी में फ्रांस के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। वी वेंकट सुब्बा का जन्म पौंडीचेरी में धनी किसान परिवार में हुआ था। 1946 में वे नेट्टापक्कम के महापौर बने। उन्होंने मांग की कि फ्रांसीसी पौंडीचेरी छोड़ दें और उसे भारतीय संघ में शामिल होने दें। रेड्डियार सहित 12 नेताओं ने 1954 में फ्रांस सरकार के समानांतर सरकार का गठन किया। 13 अक्टूबर 1954 को भारतीय संघ में पौंडीचेरी का विलय हो गया। आनंद सुगंधिरम अडंगिटों आडुओ में पल्ली पाडुओ में आनंद सुगंधिरम। वेंकट सुब्बा रेड्डियार पौंडीचेरी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री बने और उसके बाद 2 बार पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री भी रहे। नमन इस विभूति को। पंजाब कराची सिफ्त तेरी शाना दे सब सामान तेरे, जल पौन तेरा हरियाल तेरी दरिया पर्वत मैदान तेरे। आज हम पंजाबी कवि धनीराम चतरिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 दिसंबर 1954 को हुआ था। धनीराम ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना प्रकट की। उन्हें आधुनिक पंजाबी कविता के प्रमुख कवियों में शामिल किया जाता है। पंजाब कराची सिफ्त तेरी आजादी का सफर आकाशवाणी के संग में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144004 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर में श्रीनगर, गिलगित, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, आइजॉल और अगरतला में सवेरे कोहरा छाया हुआ है, लेकिन बाद में आसमान साफ होने का अनुमान है। इम्फाल, शिलंग, गंगटोक, कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहेगा। विशाखापट्टनम, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम और पुद्दुचेरी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बेंगलुरु में सवेरे कोहरा छाया हुआ था, लेकिन बाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी मुकेश, अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार मोदी बोले, गंदे शहरों का विज्ञापन में छापे नाम, इससे जनता का दबाव बढ़ने पर हर कोई काम करने को बाध्य होगा। प्रधानमंत्री की शीर्ष निवेशकों के साथ मुलाकात की खबर पर हरिभूमि ने लिखा है, कैसे हम भारत को दुनिया भर के निवेशकों के लिए आकर्षक बना सकेंगे। प्रधानमंत्री ने मांगे सुझाव, कारोबारी सुगमता और सुधारों पर चर्चा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बच्चों के टीके कोवोवैक्स पर WHO की मुहर, बच्चों के लिए आपात उपयोग की मंजूरी। लोकसत्ती की सुर्खी है, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर सरकार की चेतावनी, जिन जिलों में 5% से ज्यादा केस हैं वे सावधानी बरतें। नवभारत टाइम्स के अनुसार केंद्र ने कहा, बढ़ रहा ओमिक्रॉन, बड़े जश्न रोकें। वीर अर्जुन के अनुसार ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पेगासस मामले में पश्चिम बंगाल की ओर से गठित आयोग की जांच पर लगी रोक। जनसत्ता का शीर्षक है, अमरिंदर के साथ गठबंधन का ऐलान, पंजाब में मिलकर लड़ेंगे भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस। लोकसत्ता के अनुसार भारत फ्रांस बढ़ाएंगे सहयोग, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा संवाद पर हुई चर्चा।
दैनिक ट्रिब्यून ने संपादकीय में सुनहरा विजय सफर शीर्षक से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में गर्मजोशी पर लिखा है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और दमन की सत्ता के अंत के 50 वर्ष पूरे होना जहां दोनों देशों के गहरे होते रिश्तों का परिचायक है, वहीं भारतीय सेना की सुनहरी कामयाबी का गौरवशाली स्मरण भी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, कैप्टन वरुण का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद अस्पताल में हो रहा था इलाज। दैनिक जागरण का शीर्षक है, पाकिस्तान में आतंकी सक्रिय, जैश सरगना पर कार्रवाई नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ने भारत के दावों को सही ठहराया। मसूद अजहर और साजिद मीर जैसे आतंकी खुलेआम घूम रहे। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगी। सरकार 50,000 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 35 बहुउपयोगी लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद आज से नई दिल्ली में। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित रोगियों की संख्या 101 हुई। सरकार ने लोगों को अनावश्यक यात्रा और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड टीके कोवोवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दी। दिल्ली में छठी और ऊपर की कक्षाओं के लिए स्कूल आज से फिर खुले। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के राउंड रॉबिन मैच में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया और स्पेन में विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।